जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या काम किए हैं। इस संदर्भ में हम लोग डेली बेसिस पर ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि तारीख प्रतिदिन बाबा साहब ने क्या क्या काम किया, कहाँ जाकर भाषण दिया, किसको पत्र लिखा, किसका पत्र स्वीकार किया, किसी संविधान सभा में या राज्यसभा में या फिर लोकसभा में क्या क्या उन्होंने अपना बात रखी, किस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, किसी भाषण में किसी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा। तो इस चीज़ को बहुत डिटेल में आप लोगों के सामने रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोज भी जाकर जरूर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो बहुजन साहित्य को आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। बिना आर्थिक सहयोग के कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर सकता है। इस चीज़ को समझिए। तो अगर आप लोग मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे मुझे, तो मैं एकदम टेंशन फ्री होकर अपना काम कर पाऊंगा। ये मैं बात लगभग अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा समर्थन मुझे समाज की तरफ से मिलता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 मई को बाबा साहब ने क्या क्या काम किए थे। 17 मई 1929 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने साइमन कमीशन को एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों पर जोर दिया गया। वह परिषद के सदस्यों की रिपोर्ट से अलग अपने विचारों और सिफारिशों के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार का संविधान पर एक अलग रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। खंड 1 प्रांत के क्षेत्र का पुनर्वितरण। खंड 2 प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष एक दोहरी बनाम एकीकृत सरकार। अध्याय 2 कार्यकारी परिषद। अध्याय 3 राज्यपाल की स्थिति और शक्तियां। खंड 2 प्रांतीय विधानमंडल। अध्याय 1 मताधिकार। अध्याय 2 निर्वाचक मंडल। अध्याय 3 सीटों का वितरण। अध्याय 4 लखनऊ समझौता। अध्याय 5 दूसरा सदन। अध्याय 6 विधानमंडल की शक्तियां। खंड 5 प्रांतीय स्वायत्तता। अध्याय 1 प्रांतीय सरकार के संबंध में भारत सरकार। अध्याय 2 क्राउन के संबंध में प्रांतीय सरकार। खंड 5 लोक सेवाएं, सेवाओं का पुनर्गठन, सेवाओं का भारतीकरण। उपरोक्त की प्रमुख विशेषता थी। कोई जो बाबा साहब ने जो साइमन कमीशन को जो अलग से रिपोर्ट दी थी, उसकी मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स बता रहा हूं कि आपके दिमाग में रहे कि बाबा साहब ने किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम किया हुआ है। उपरोक्त की प्रमुख विशेषताएं थी। वयस्क मताधिकार और दलित वर्गों, मुसलमानों, एंग्लो इंडियन और गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षित सीटें यदि एक प्रतिबंधित मताधिकार आवंटित किया गया था। 5वां बॉम्बे प्रो के डिप्रेस क्लास के लिए 15 सीटें 140 सदस्यों में से। 6 कोई दूसरा चैम्बर नहीं। 7वां पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता। 8वां सेवाओं का साथ मिलकर कार्य करना। नियुक्तियों और रिक्तियों के लिए आवेदन के पंजीकरण के लिए केंद्रीय भर्ती बोर्ड का गठन। 10वां दलित वर्गों, मुसलमानों और गैर ब्राह्मणों के दावों आरक्षण द्वारा को वरीयता क्रम में पूरा करना, जब तक कि सेवा में उनकी संख्या एक निश्चित अनुपात तक नहीं पहुंच जाती। अब इस चीज को बार बार आरक्षण को ये कहा जाता है कि वो तो इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है कि आरक्षण एक फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट का प्रोग्राम है, जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है उसके तहत लागू किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। साइमन कमीशन को जब बाबा साहब अपनी रिपोर्ट अलग से पेश कर रहे हैं, उसमें भी वो कह रहे हैं कि, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, उसमें भी वो खंड 5 में 10वें पॉइंट में ये कहते हैं कि दलित वर्गों, मुसलमानों और गैर ब्राह्मणों के दावों आरक्षण द्वारा को वरीयता क्रम में पूरा करना, जब तक कि सेवा में उनकी संख्या एक निश्चित अनुपात तक नहीं पहुंच जाती। मतलब कि ये प्रतिनिधित्व का सवाल है। उनकी जो जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में उनका वहां पर प्रतिनिधित्व जब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपको इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि तब तक आपको आरक्षण देना ही पड़ेगा। 17 मई 1936 17 मई 1936 को डॉक्टर अंबेडकर ने कल्याण ठाणे जिले के एक बड़े सम्मेलन की अध्यक्षता की और खुले तौर पर धर्मांतरण की घोषणा का समर्थन करने के लिए आयोजित किया गया था। वह जो कार्यक्रम है वो धर्मांतरण की जो घोषणा बाबा साहब ने की थी उसका समर्थन करने के लिए आयोजित किया गया था। 150 गांवों के दलित वर्ग इकट्ठा होते हैं और वह नारा लगाते हैं दोपहर 3 बजे, अंबेडकर जिंदाबाद। इससे पहले स्वयंसेवकों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के जुलूस की रक्षा की जाती है। मार्शल आर्ट और बैंड बाजा, ड्रम और संगीत का प्रदर्शन करते हैं। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के अनुभव बताते हैं और अछूतों की मुक्ति
और उन्नति के लिए धर्मांतरण की आवश्यकता क्यों है। अब ये चीज मुझे बड़ी ही विरोधाभासी लगती है कि बाबा साहब को मानने वाले जितने भी लोग हैं, जो बाबा साहब पर थीसिस लिखे जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं उन लोगों ने, जिसमें कई प्रोफेसर्स भी आते हैं, कई समाज सेवी भी आते हैं, है ना, जिसमें मेरे जैसे भी लोग आते हैं, लेकिन वो अपने मूल धर्म में वापस नहीं जाते। उनको, हालांकि मैं दलित वर्ड की, दलित शब्द की वकालत करता हूं, उसका एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन जब हमें बाबा साहब ने ये बता दिया है कि आपको अपने मूल धर्म में वापस जाना ही होगा और छुआछूत या फिर जाति को कैसे खत्म किया जा सकता है मूल धर्म में जाकर, वापस जाकर, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाकर, तो फिर इतने बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो सरकारी सेवाओं में हैं, है ना, जिनके बिजनेस चल रहे हैं, जो बड़े बड़े व्याख्यान और आख्यान करते हैं, बड़ी बड़े भाषण देते हैं बाबा साहब के ऊपर, किताबें लिखते हैं, वो लोग बुद्धिज्म को कब एक्सेप्ट करेंगे। और उसमें जितने भी बड़े बड़े जो लीडर्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं, समाज सेवी, जो कहते हैं कि हम सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग कब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करेंगे। मुझसे भी ये सवाल किया जा सकता है और मैंने अपना ये सवाल, इस सवाल का जवाब कई बार दिया भी है कि जिस दिन मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करूंगा, जिस दिन मैं शादी करूंगा, उसी दिन मैं बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लूंगा अपने जीवन साथी के साथ। और मैक्सिमम मेरी कोशिश रहेगी कि वो जो मेरा जीवन साथी है पहले ही बुद्धिस्ट हो। अगर नहीं होगा तो हम दोनों साथ में एक्सेप्ट करेंगे, ये मैं पहले ही डिस्कशन करूंगा उनके साथ। तो ये मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं तो करूंगा, और ये मैं घोषणा कई बार कर चुका हूं। लेकिन वो लोग कब करेंगे ऐसा, चाहे वो मायावती हो, चाहे फिर वो उदित राज हो, या फिर डॉक्टर रतनलाल हो, या फिर डॉक्टर यादव जो प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव जी हों, और उनके जैसे कई सारे लोग हैं जो कि बड़े बड़े काम कर चुके हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अपने मूल धर्म में वापस कब जाएंगे। बाबा साहब का तो पूरा वो लिखते हैं कि बौद्ध में भारत बनाना है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसमें कि मेरी भी गलती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं कब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करूंगा। तो क्या इस तरह का कोई क्लियरिफिकेशन इतने ये सारे जो लोग हैं वो देते हैं, पता नहीं मुझे, मैंने तो सुना नहीं। वे प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि जो दास बनना पसंद करते हैं वे ही इस धर्म में रह सकते हैं अपने पूर्वजों की तरह। आप भी एक अपमानित और नीच स्थिति को स्वीकार करते रहें और अपमान आपसे घृणा होती रहेगी। मतलब कि आप अपने पूर्वजों की तरह एक ऐसा दोयम दर्जे का जीवन जीते रहें। आप इस धर्म में बने रहेंगे तो आपके साथ छुआछूत होगी, आपका अपमान होगा, आपसे घृणा की जाएगी। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा जीवन जिए तो आप धर्मांतरण करेंगे। उस समय के हिसाब से, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलें तो उसको मैं पर्सनली बोलता हूं कि हम अपने मूल धर्म में वापस जाने की बात करते हैं। कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इस पतित और शर्मनाक अस्तित्व को स्वर्णिम जीवन में बदलने के लिए रूपांतरण, धर्मांतरण नितांत आवश्यक है। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उस मार्ग पर चलना चाहिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यदि आप इसका ईमानदारी से पालन करते हैं तो यह मुश्किल नहीं होगा कि आप अपना लक्ष्य हासिल न करें। मैं फिर दोबारा अपनी बात दोहराऊं कि हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं वो बुद्धिज्म में कब जाएंगे, ये सवाल आप पूछिए उनसे, कि भाषण देने से काम नहीं चलेगा। आप लोग खुद सोचिए कि क्या होगा कि अगर इस देश के पिछड़ा वर्ग का जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो दलित वर्ग का बुद्धिजीवी वर्ग है वो एक घोषणा कर दे कि हम लोग, सब लोग एक साथ बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी क्रांति इस देश में होगी। बुद्धिजीवी वर्ग ही समाज की दिशा को निर्देशित करता है। ये बाबा साहब ने अपने जाति का जो विनाश है उसमें भी इस बात को लिखा है कि बुद्धिजीवी वर्ग ही समाज की दिशा निर्देशित करता है, समाज को दिशा दिखाता है। तो हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग क्यों नहीं कर रहा है, सवाल पूछिए उनसे आप। 17 मई 1936, 17 में 1936 को बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन और हिंदू धर्म को त्यागने के उनके आह्वान से प्रेरित होकर हैदराबाद राज्य और मद्रास प्रांत में डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को फैलाने के लिए PR वेंकट स्वामी और BS वेंकट राव के नेतृत्व में हैदराबाद राज्य के युवाओं ने अंबेडकरवादियों की युवा लीग की स्थापना की। आज का आंध्र प्रदेश, जो कि आज का आंध्र प्रदेश है, आदि हिंदू महासभा को भंग करके नए संगठन का गठन किया गया था। लीग ने अपने उद्देश्यों में बाबा साहब अंबेडकर के धर्मांतरण के आह्वान का समर्थन किया। दलित वर्गों से जातिगत मतभेद को दूर करने का एक संकल्प लिया उन्होंने। नए लोकतांत्रिक धर्म की खोज करने और सामाजिक और आर्थिक अक्षमताओं
के सुधार के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। लीग को बाद में 29/5/1948 को एक व्यापक रूप दिया गया और इसे हैदराबाद स्टेट डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन में परिवर्तित कर दिया गया था। आज का युवा क्या कर रहा है? आज का युवा कब बाहर निकलेगा? आज का युवा कब अपनी विरासत को क्लेम करेगा? आज का युवा कब ये सोचेगा कि हमें बुद्धिज्म की ओर, हमें धम्म की ओर जाना होगा, तभी हम इस देश के अंदर वैचारिक क्रांति ला सकते हैं। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, आपके एक्शन में वो चीज दिखनी चाहिए कि आपके विचार में क्रांति हो रही है। आपको लातें पड़ रही हैं, आपके खिलाफ FIR हो रही है, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये कह दें कि मैं इस धर्म को, जिस धर्म ने मुझे अछूत बनाया, जिस धर्म ने मुझे मेरी छाया से भी लोगों को अपवित्र करने की व्याख्याएं गढ़ी, मैं उस धर्म को लात मारता हूं। ये कहने की हिम्मत कब जुटाएगा आज का युवा, या फिर कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, चाहे सरकारी IAS अफसर हो, या इस देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो? क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा कह सकता है? खुद सवाल पूछिएगा अपने आप से। 17 मई 1936 17 मई 1936 को कल्याण में दलित वर्गों के एक सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे धर्मांतरण की अपील की। वे कहते हैं, यदि आप हिंदू धर्म में रहते हैं तो आप गुलामों से बदतर कभी नहीं होंगे। यह आपकी मानवता के लिए है, जो अब दूसरे धर्म में परिवर्तन होना अनिवार्य है। हमारे अवमूल्यन जीवन के लिए, सोने का मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे धर्म में परिवर्तित होना होगा। 17 मई 1937 17 मई 1937 को स्वतंत्र मजदूर दल के नेता डॉक्टर अंबेडकर ने MBG खरे कांग्रेस विधानमंडलों द्वारा संविधानेतर आंदोलन की पूरी तरह से एक पार्टी के कदम के रूप में और बिना किसी राष्ट्र उद्देश्य के, जो कांग्रेस का जो विधानमंडल है उसकी वो आलोचना करते हैं कि बिना किसी संविधान उत्तर, मतलब संविधान के तहत कोई अगर आप आंदोलन नहीं कर रहे हो, है ना, और आप राष्ट्रीय उद्देश्यों को वहां पर रेखांकित नहीं कर रहे हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो बतौर स्वतंत्र मजदूर दल के नेता डॉक्टर अंबेडकर इसके ऊपर कटाक्ष करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। 17 मई 1941 17 मई 1941 को RIN डॉकयार्ड फैक्ट्री मिल राइट शॉप के अछूत श्रमिकों द्वारा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को 101 रुपए का एक पर्स दान दिया गया। इस आयोजन पर बोलते हुए उन्होंने लोगों को असामाजिक तत्वों से बचाव के लिए आत्मरक्षा दस्ते बनाने की सलाह दी। उन्होंने नौसेना में 22 अछूत श्रमिकों की भर्ती में सहायता करने के लिए रॉयल इंडियन नेवी के FW शॉर्टलैंड को धन्यवाद दिया। 17 मई 1945 17 मई 1945 को डॉक्टर BR अंबेडकर ने संपादक TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को श्री AV ठक्कर के आरोप का खंडन करते हुए लिखा, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को दलितों के एक धूर्त चैंपियन के रूप में आदिवासी जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांप्रदायिक निपटान के प्रस्ताव पर उनकी चुप्पी के लिए कटाक्ष किए गए थे। श्री AV ठक्कर द्वारा बाबा साहब के ऊपर कटाक्ष किया गया था कि वे दलितों के एक धूर्त चैंपियन हैं और आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उनके निपटारे के लिए वो चुप रहते हैं, उसके ऊपर कुछ काम नहीं करते। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऐसा आदिवासियों के प्रति किसी भी तरह के विरोध के कारण नहीं किया है, बल्कि उनके इस विश्वास के कारण किया है कि इन आदिवासी जनजातियों में अभी तक राजनीतिक क्षमता नहीं है, जो कि अपने स्वयं के भले के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। मतलब वहां पर भी बाबा साहब ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये आदिवासी लोगों के मैं समर्थन नहीं करूंगा, वो उनके अंदर राजनीतिक चेतना को जगाना चाहते हैं। और आपने देखा कि बाबा साहब कई बार ऐसे प्रयोग करते आए हैं राजनीतिक चेतना जगाने के लिए, चाहे फिर वो कालाराम मंदिर का आंदोलन ही क्यों ना हो, कि वो इस तरह के प्रयोग करते हैं जिससे कि लोगों को ठेस पहुंचे और उससे उनके अंदर फिर चेतना जागे और वो अपने लिए काम करें, अपने लिए खड़े होने की कोशिश करें। 17 मई 1956 17 मई 1956 को श्री नरेंद्र M कामले, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में प्रधान लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा समारोह से पहले बाबा साहब की सलाह पर बौद्ध परंपरा के अनुसार शादी की थी। यानी बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को
धर्मांतरण किया था, अपने मूल धर्म में वापस गए थे। उससे पहले ही जो श्री नरेंद्र एम कामले हैं, उन्होंने बाबा साहब की सलाह पर बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार शादी की थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिल रहा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।